नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश के 6 मास्टर माइंड नेताओं के बारे में जिन्होंने देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। तो नंबर 6 पर आते हैं चंद्रशेखर जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में हुआ था। बलिया वही माटी है जहां के पानी में ही बगावत घुली होती है। भारतीय राजनीति में इन्हें युवा तुर्क कहा जाता था क्योंकि ये वो नेता थे जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का दम रखते थे। राजनीति का ऐसा सहमत खेल इन्होंने खेला कि सिर्फ 64 सांसदों के बल पर देश के 8वें प्रधानमंत्री बन गए। अब आप सोचेंगे कि भला 64 सांसदों से सरकार कैसे बनती है, तो जवाब है कांग्रेस का बाहर से बैसाखी वाला समर्थन लेकर। राजनीति का मजा देखिए, कांग्रेस ने इन्हें कुर्सी पर बैठाया और सिर्फ 7 महीने बाद अपने ही 2 सिपाहियों की जासूसी का बहाना बनाकर सरकार भी गिरा दी। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन 7 महीने में चंद्रशेखर जी ने वो कड़ा फैसला लिया था जिसे लेने में बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों के पसीने छूट जाते। 1991 में जब देश का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था और विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 3 हफ्ते के आयात का पैसा बचा था, तब चंद्रशेखर जी ने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने देश का 47 टन सोना सीधे बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखवा दिया। उस वक्त विपक्ष ने उनकी खूब थू थू की, लेकिन उसी सोने ने देश की साख बचाई और भारत के आर्थिक सुधारों का दरवाजा खोला। इससे पहले 1983 में इन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4200 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत पदयात्रा की थी। बिना किसी चकाचौंध के गांव-गांव जाकर जनता की नब्ज टटोली थी। चंद्रशेखर जी का सबसे बड़ा काम यही था कि जब देश आर्थिक तबाही के मुहाने पर खड़ा था, तब उन्होंने बिना किसी राजनीतिक नफ़े नुकसान की परवाह किए देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया। नंबर 5 पर आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिन्हें लोग राजा साहब के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि तब के इलाहाबाद जिले के मांडा में हुआ था। रियासत के राजा थे, लेकिन राजनीति ऐसी खेली कि बड़े बड़े दिग्गजों के राज मुकुट उतार फेंके। राजीव गांधी जी की सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे, लेकिन वो फोर्स तोपसुदी में दलाली का ऐसा मुद्दा उठाया कि राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है का नारा पूरे देश में गूंज उठा। कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को उखाड़ फेंका और 1989 में देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। लेकिन ठहरिए, क्या आपको पता है कि अपनी कुर्सी डगमगाते देख राजा साहब ने राजनीति का कौन सा ऐसा परमाणु बम फोड़ा था जिसने पूरे देश का सामाजिक ताना बाना हमेशा के लिए बदल दिया। जब बीजेपी के बढ़ते दबाव से उनकी सरकार खतरे में आई, तो राजा साहब ने अपनी अलमारी से एक ऐसी फाइल निकाली जो 10 साल से धूल खा रही थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट। उन्होंने रातों रात अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया। राजनीति के पंडित देखते रह गए, देश की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। राजनीति 2 हिस्सों में बट गई, मंडल बनाम कमंडल। विरोधी कहते रह गए कि यह कुर्सी बचाने की सस्ती राजनीति है, लेकिन बीपी सिंह जी ने एक ही झटके में भारत की चुनावी राजनीति की पूरी ABCD बदल दी। उनका सबसे बड़ा काम था समाज के पिछड़े और वंचित तबके को सत्ता व प्रशासनिक व्यवस्था में सीधी हिस्सेदारी दिलाना। इन्होंने साबित कर दिया कि राजा सिर्फ महलों में नहीं रहते, वक्त आने पर वे पूरी बिसात ही पलट देते हैं। नंबर 4 पर आते हैं चौधरी चरण सिंह जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। यह वो नेता थे जिन्होंने खेत खलिहान की मिट्टी की महक को दिल्ली के रायसीना हिल्स तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 1979 में ये देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। इनकी राजनीति का सबसे मज़ेदार पहलू यह था कि यह भारत के एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक दिन भी संसद का सामना नहीं किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो बैठे, लेकिन लोकसभा का मुंह तक नहीं देख पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई देश का प्रधानमंत्री बने और संसद ही न जाए। दरअसल उस समय जब मोरारजी देसाई जी की सरकार गिरी, तो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का लालच देकर चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। चौधरी साहब ने किसान का बेटा होने के नाते कुर्सी संभाल ली, लेकिन जैसे ही संसद का पहला सत्र शुरू होने वाला था और चौधरी साहब को अपना बहुमत साबित करना था, ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी जी ने अपना समर्थन वापस खींच लिया। चौधरी साहब ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी का सबसे बड़ा काम था उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करवाना।
उन्होंने पटवारी प्रथा खत्म की और किसानों को उनकी ज़मीन का असली मालिकाना हक दिलाया। नाबार्ड बैंक की स्थापना की सोच भी इन्हीं की देन थी। चौधरी साहब ने देश की राजनीति को यह सिखाया कि देश का असली बजट एसी कमरों में नहीं बल्कि किसान के खेत में बनता है। नंबर 3 पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगल सराय में हुआ था। कद में बेहद छोटे लेकिन हौसले में हिमालय से भी ऊंचे। नेहरू जी के निधन के बाद जब 1964 में शास्त्री जी ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली तो दुनिया के देश भारत को कमजोर समझने की भूल कर बैठे। पाकिस्तान को लगा कि नया प्रधानमंत्री है, दबाव में आ जाएगा, इसलिए 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। लेकिन शास्त्री जी ने ऐसा फौलादी रुख अपनाया कि भारतीय सेना लाहौर के दरवाजे तक जा पहुंची। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि अगर जंग नहीं रोकी तो गेहूं की सप्लाई बंद कर देंगे, तब शास्त्री जी ने क्या किया था? अमेरिका की उस गीदड़ भभकी के आगे झुकने के बजाय शास्त्री जी ने अपने घर में एक वक्त का खाना बनना बंद करवा दिया। फिर उन्होंने पूरे देश से अपील की कि हफ्ते में एक दिन एक वक्त का उपवास रखो। पूरे देश उनके इशारे पर एक पैर पर खड़ा हो गया। उन्होंने जय जवान जय किसान का वो अमर नारा दिया जिसने सीमा पर लड़ रहे सैनिक और खेत में हल चला रहे किसान दोनों के खून में उबाल ला दिया। शास्त्री जी का सबसे बड़ा काम था देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन और दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन की मजबूत नींव रखना। 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उनका निधन हो गया, लेकिन अपनी सादगी और कड़े फैसलों से वे साबित कर गए कि नेता का कद उसकी लंबाई से नहीं, उसके फैसलों की ऊंचाई से नापा जाता है। नंबर 2 पर आते हैं इंदिरा गांधी जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनंद भवन में हुआ था। जब वे राजनीति में आई थी तो कांग्रेस के बड़े बड़े सिंडिकेट नेता इन्हें गूगी गुड़िया समझते थे। उन्हें लगता था कि इन्हें कुर्सी पर बैठाकर वे खुद पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने राजनीति का ऐसा पैंतरा दिखाया कि वही बड़े बड़े दिग्गज अपनी ही पार्टी से बाहर फेंक दिए गए। 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने ऐसे कठोर और ताबड़तोड़ फैसले लिए कि पूरी दुनिया में इन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि 1971 में उस युद्ध में इंदिरा जी ने अमेरिका के साथ भी नौसैनिक बेड़े की खुली धमकी को कैसे ठेंगा दिखाया था? जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना परमाणु युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। लेकिन इंदिरा जी टस-से-मस नहीं हुई। उन्होंने सोवियत संघ के साथ कूटनीतिक संधि करके अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का नया देश बना दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक कर सरेंडर किया। इनका सबसे बड़ा काम था 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और राजा महाराजाओं को मिलने वाली मुफ्त की पेंशन यानी पिपरी पर्स को हमेशा के लिए खत्म करना। हालांकि 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाकर इन्होंने लोकतंत्र पर दाग भी लगाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की धाक जमाने में इंदिरा जी का कोई मुकाबला नहीं था। नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि तब के इलाहाबाद जिले में हुआ था। अचकन पर लाल गुलाब का फूल और चेहरे पर मुस्कान, लेकिन दिमाग में एक नए और आधुनिक भारत का सपना। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के पास ना तो पेट भरने को अनाज था, ना उद्योग और ना ही आधुनिक तकनीक। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह कंगाल करके विदा किया था। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह कंगाल छोड़कर विदा लिया था। ऐसे मुश्किल दौर में नेहरू जी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 17 वर्षों तक भारत की पदभार संभाली। क्या आप जानते हैं कि जब आधी दुनिया अमेरिका के पीछे भाग रही थी और आधी दुनिया रूस के पीछे, तब नेहरू जी ने कौन सी ऐसी चाल चली जिससे भारत बिना किसी गुट में शामिल हुए दुनिया का बड़ा नेता बन गया? नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत किसी भी महाशक्ति का पिछला गुण नहीं बनेगा, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाएगा। जिस दौर में भारत में सुई तक बाहर से नहीं आती थी, उस दौर में नेहरू जी ने IIT, IIM, एम्स
और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों की नींव रखी। आज जो हम इसरो के अंतरिक्ष मिशनों पर गर्व करते हैं, उसकी पहली ईंट भी नेहरू जी ने ही रखी थी। हालांकि 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भारत को बड़ा झटका लगा, जिसकी कसक उनके आखिरी दिनों तक रही। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था सैकड़ों रियासतों में बटे भारत को एक मजबूत, धर्मनिरपेक्ष और अखंड लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करना।